हेलो फ्रेंड्स, आज हम इसमें पार्ट 1 जो हमने क्लास कक्षा 10 का शुरू किया था उससे आगे हम कक्षा 10 का ही पहला चैप्टर है, थोड़ा सा बड़ा था तो हमने बताया था कई पार्ट्स में आएगा। तो इसका आज पार्ट 2 हम शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इस पे सभ्यताओं पे हम जाके थोड़े से रुके थे, तो सभ्यताओं से आगे हम आज शुरुआत करते हैं। देखिए, हमने 3 सभ्यताएं पढ़ी थी, ताम्रकालीन, कांस्यकालीन, लोहयुगीन और उसके अलावा एक चौथी पढ़ी थी जिसे हम पूर्व हड़प्पा काल के कुछ स्थल हमारे राजस्थान के अंतर्गत मिले हैं। ठीक है, तो आज से हम शुरू करते हैं ताम्रकालीन जो सभ्यता है, ताम्र और पाषाण कालीन जो सभ्यता है वहां से शुरू करते हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहले आती है हमारी आहाड़ सभ्यता। ठीक है, आहाड़ सभ्यता जो उदयपुर शहर के पास बहने वाली एक नदी होती है, आहाड़ नदी, उसके तट पर ये उत्खनन के फलस्वरूप 4000 वर्ष पुरानी ये पाषाण धातु युगीन सभ्यता के रूप में अवशेष यहाँ पर मिलते हैं। यह सभ्यता एक टीले के नीचे दबे हुए मिलती है जिसे हम धूलकोट कहते हैं। ठीक है, धूलकोट कहते हैं यानी मिट्टी का टीला कहते हैं। सर्वप्रथम बात करें तो इसकी जो खोज की थी वो अक्षय कीर्ति व्यास जी ने काम शुरू किया था। उसके बाद फिर RC अग्रवाल यानी रतन चंद्र अग्रवाल जी और HD शाकलजिया के निर्देशन में इसका उत्खनन कार्य होता है। ठीक है, इस सभ्यता के लोग जो है मकान बनाने में, देखो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, मकान वगैरह बनाने में जो धूप में सुखाई गई ईंटें होती हैं और जो ईंटें होती हैं, ईंटों के साथ पत्थर भी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ईंटें, सिर्फ पत्थरों का भी उपयोग करते थे। और आहाड़ सभ्यता के लोग जो मृतकों के साथ जो उनके गहने हुआ करते थे या आभूषण हुआ करते थे, उन आभूषणों का भी उनके साथ दफना दिया करते थे। ऐसे यहाँ से प्रमाण मिले हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमें मिट्टी के बर्तन भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर लाल काले मिट्टी के बर्तन यहाँ पर मिलते हैं, इसीलिए इसका नाम आहाड़ सभ्यता का नाम देखो एक नाम मिलता है यहाँ पर, सॉरी, ताम्रकालीन। देखो ताम्रकालीन का मतलब है तांबे के सबसे ज़्यादा औजार यानी उपकरण यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिले हैं। ठीक है, मृतकों का टीला हेरंडो सभ्यता से इसकी मेल खाती है। देखो और आगे बात करें, गेहूं और चावल यानी कृषि के रूप में यहाँ के लोग जो है गेहूं और चावल उगाया करते थे। ठीक है, बाकी मैंने धूप में सुखाई ईंट बता दी है। यूनान मुद्रा यहाँ पर मिली है, अपोलो का चित्र यहाँ पर मिला है। और बात करें एक साथ कई चूल्हों, इससे पता लगता है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो एक समूह के रूप में रहा करते थे, है ना। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि यहाँ के लोग किसके रूप में रहा करते थे, समूह के रूप में। तो एक साथ चूल्हे मिले जिसमें 6 चूल्हे एक साथ मिले, इससे हमें प्रमाण होता है कि 6 सामूहिक भोजन यहाँ बनता होगा। बात करें यहाँ पर देखो अनाज को रखने के लिए गोरे और बनकोठे नाम से जो अनाज के लिए कोठियाँ मिली हैं, 2 मुंह वाला चूल्हा भी मिला है। और बाकी हमने मृतकों के साथ गहने तो पढ़ ही लिए। मानव हथेली की छाप भी यहाँ से मिलती है। और इस सभ्यता के बारे में कहा जाता है कि 8 बार उजड़ी है और 8 बार बसी है। ठीक है, लाल काले यहाँ बर्तन मिले हुए हैं। लोहे की बट्टियाँ, लोहे की नहीं, तांबे की बट्टियाँ यहाँ पर मिली हैं, इसे इसको ताम्रवती नगरी भी कहते हैं। तांबे की बट्टियाँ मिली हैं। मकान वगैरह जो हुआ करते थे वो आयताकार में हुआ करते। ठीक है, और मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि भाई जो धूप में सुखाई गई ईंटें थी, कच्ची ईंटें, उनका और उसके साथ साथ जो पत्थर थे उनका प्रयोग किया जाता था। और यहाँ पर कुछ ईरान की सभ्यता के साक्ष्य भी मिलते हैं। कहाँ की सभ्यता के? ईरान की सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं। और बात करें तो ठप्पे, यानी ठप्पे क्या हुआ करते थे, जो रंगाई छपाई के ठप्पे हुआ करते हैं, वहाँ से उनके व्यवसाय चलता था, तो उसके भी यहाँ पे साक्ष्य मिलते हैं। लैपिस लाजुली भी मिलती है यहाँ पे। तो ये चीज़ें हमारे सिर्फ और सिर्फ आहाड़ सभ्यता से मिलते हैं। आहाड़ सभ्यता आयड़ नदी के तट पे है। ठीक है, ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई। उसके बाद बात करें हम, फिर आती है हमारी गिलूंड सभ्यता। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है गिलूंड सभ्यता। ये राजसमंद जिले में गिलूंड कस्बे में और बनास नदी के आसपास ये बसी हुई है। नदियों के आसपास क्यों रहते थे? क्योंकि जल उपयुक्त मात्रा में मिल जाता था, तो
तो वहाँ से फिर उनके पशुपालन वगैरह में हेल्प मिल जाती थी, है ना। खाने के लिए आसपास पेड़ पौधे हुआ करते थे तो कंदमूल वहाँ से खा लिए जाते थे। तो सुविधाओं के हिसाब से जो हमारी सभ्यताएं हैं वो अपने हिसाब से डेवलप होती हैं। तो इसी हिसाब से इनको वो बसी हुई हैं। तो ये हमारी जो गिलोट सभ्यता है वो हमारी कहाँ बसी हुई है, बनास नदी के। तो ये भी अहाड़ नदी से जुड़ी हुई है। देखो जो ये जुड़ी हुई ना आपस में नज़दीक है, ठीक है। मैंने इस मैप नहीं बनाया, लेकिन इस मैप के बाद अगर आप देखोगे तो राजसमंद और उदयपुर में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो उसी के आसपास का एरिया है, ठीक है। तो इसकी खोज की बात करें, प्रकाश लाने में जो काम आता 1957-58 में बीबी लाल जी हैं, ठीक है। बीबी लाल जी के निर्देशन में इसका उत्खनन होता है। उसके बाद फिर बाद में डॉक्टर एस सिंधे और फिर डॉक्टर ग्रेगे पौसल के निर्देशन में यहाँ पर उत्खनन कार्य होता है। ये भी ताम्रपाषाण कालीन है। यहाँ भी ताम्र सभ्यता युग के जो अवशेष मिलते हैं। गिलोट से 5 प्रकार के हमें बर्तन मिलते हैं। उन बर्तनों में सादे, काले, पॉलिश, भूरे, लाल, लेकिन यहाँ पर देखिए पक्की ईंटें मिलती हैं। स्थानीय भाषा में इसको मोड़िया नागरे के नाम से जाने जाते हैं और ये ग्रामीण संस्कृति के रूप में मानी जाती है, ठीक है। यहाँ से हाथी के दांत, पत्थर की गोलियां, बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी पत्थर की गोलियां ये तो पूछा जाता है, और हाथी के दांत यहाँ से मिले हैं, इसके मिले हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज, वहाँ जो आहड़ सभ्यता में थी वहाँ धूप में सुखाई गई कच्ची ईंटें थी, यहाँ अग्नि में पकाई गई पक्की ईंटें थी, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना, अग्नि में पकाई हुई पक्की ईंटें हमें गिलोट से मिलती हैं, आहड़ से कच्ची ईंटें मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें, देखिए ओजियाना का नाम सुना होगा आपने। ओजियाना जो नदी है हमारी, ये कहाँ है, भीलवाड़ा के अंतर्गत है, बदनौर एरिया है, वहाँ पर है। तो इसमें खारी नदी के आसपास का एरिया है। 1999-2000 के आसपास आर.पी. मीना भाई साहब हैं, उन्होंने, आलोक त्रिपाठी जी हैं, उन्होंने इसकी खोज की। 3 स्तर के रूप में ये मिलती है। देखो यहाँ पर तांबे की चूड़ी मिलती है, तांबे की सैल मिली है, अंगूठी मिली है, और गाय और मूर्ति बैल के यहाँ पर जो है अवशेष मिले हैं, मूर्ति मिली है तांबे के रूप में, और सफ़ेद चित्र बैल मिले हैं जिसे ओजियाना बुल के नाम से जाने जाते हैं। पहाड़ी क्षेत्र है तो यहाँ पर कृषक वगैरह रहा करते थे, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ओजियाना कहाँ मिला, बदनौर भीलवाड़ा के आसपास खारी नदी में, ठीक है। उसके बाद बात करें लाछूरा, देखो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। लाछूरा जो आंसीद भीलवाड़ा के अंतर्गत है, यहाँ पर शुंग कालीन, जो ऐसा माना जाता है कि शुंग काल के दौरान ये सभ्यता पनपी होगी, तो यहाँ से वहाँ शुंग कालीन जो वो हैं साक्ष्य हैं वो मिलते हैं। तीखे औजार मिलते हैं यहाँ से, ठीक है, किनारेदार औजार मिलते हैं, प्याले मिले हुए हैं, और इसकी खोज करने वाले B.R. मीना जी हैं, और तांबे के बर्तन यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। फिर बात करें बालाथल, देखो बालाथल ये भी उसी का पार्ट है, बालाथल उदयपुर में, ठीक है। ये भी ताम्रपाषाण कालीन है और ग्रामीण संस्कृति है। इसमें भी V.N. मिश्र भाई साहब के नेतृत्व में ये होता है, बाद में सिंधे और डॉक्टर मोहंती कोठारी ने। इसमें देखो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो पूछी जाती है, 11 कमरों का विशाल भवन यहाँ पर मिला है। कितने कमरों का, 11 कमरों का, ये क्वेश्चन पूछा जाता है RBSC के अंदर। तांबे के औजार मिले हैं, आभूषण मिले हैं, कृषि, यहाँ देखो कृषि के साक्ष्य मिले हैं, शिकार के साक्ष्य मिले हैं, पशुपालन के मिले हैं, ये सब यहाँ के आजीविका के संसाधन थे, ठीक है। कृषि की बात करें तो यहाँ पर गेहूँ, मूंग और सरसों के साक्ष्य मिलते हैं। पशुपालन की बात करें तो गाय और बैल के साक्ष्य यहाँ पर मिलते हैं कि यहाँ से अपने कमाते थे, ठीक है। देखो एक और इम्पोर्टेंट बात इसके बारे में, लोहे की गलाने की भट्टियाँ यहाँ से मिली हैं बालाथल से, ठीक है। वस्त्र का टुकड़ा, मैंने बताया थी 2 सभ्यताएं जहाँ से मिली, एक बैराठ है, ठीक है, और जयपुर के अंतर्गत, और एक बालाथल है उदयपुर के अंदर जहाँ से वस्त्र के टुकड़े मिलते हैं। उससे पहले बैराठ में मिलती है, ठीक है। मिट्टी की कोठियाँ मिलती हैं, जो आहड़ में जैसे मिलती है कोरे और बनखोड़े, यहाँ भी मिट्टी की कोठियाँ मिलती हैं। बैल और कुत्ते की मिरन मूर्तियाँ मिलती हैं, ठीक है, बैल और कुत्ते की मिरन मूर्तियाँ। मिट्टी के बर्तन यहाँ पर यूज किए जाते थे नियमित रूप से,
ठीक है, और निर्यात भी किए जाते थे, यानी एक्सपोर्ट किया करते थे उस टाइम। और खुदरी दीवार वाले यहाँ से मृदवांड भी मिलते हैं, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे बात करें गणेश्वर सभ्यता की। देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये हड़प्पा काल से पूर्व की सभ्यता है, जिसकी उत्खनन या निर्देशन जो किया जाता है वो आर.सी. अग्रवाल और विजय कुमार के द्वारा किया जाता है। बड़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। नीम का थाना जो सीकर है उसके आसपास जो कांतली नदी है, उस कांतली नदी पर ये मिलती है। यहाँ भी ताम्रकालीन युग संस्कृति का मिलता है, ठीक है। आज से बात करें 2800 ईसा पूर्व के आसपास इसकी सभ्यता के मिले हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर एक बड़ी विशेषता थी कि 99% जो तांबे यहाँ पर मिलते हैं, जिसके कारण इसको ताम्रवती सभ्यताओं की जननी भी माना जाता है, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं इसके बारे में। देखो ताम्र संचयी संस्कृति क्यों कहते हैं, क्योंकि 99% तांबे के वो मिले हैं। ग्रामन संस्कृति है, कांतली नदी पर है। ताम्रकालीन हो गया, लघु पाषाण उपकरण भी यहाँ से मिल लेते हैं, इसीलिए इसको सभी जन्नियों की माता भी कहा जाता है। सर्वाधिक तांबे के उपकरण जैसे कांटे, फांसे, बनाग्र, ईंट का प्रयोग, देखो ईंट का प्रयोग नहीं मिलता यहाँ पे। किसका प्रयोग नहीं मिलता? ईंट का प्रयोग नहीं मिलता है। मकान पत्थर के मिलते हैं, ठीक है। मकान किसके होते हैं? पत्थर के मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें कृप्सवर्णी मृदभांड यहाँ पर मिलते हैं, जिन्हें हम, जो मिट्टी के बर्तन थे जिन्हें हम कृप्सवर्णी मृदभांड के रूप में जानते हैं, वो यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। और पशुपालन की बात करें तो बैल, भेड़, बकरी, सूअर, कुत्ता, पक्षी, मांसाहारी यहाँ पर प्राप्त होते हैं। ताम्र सभ्यताओं की जननी के रूप में इसको मानते हैं, और यहाँ से तांबा जो है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को भेजा जाता था, ठीक है, यानी एक्सपोर्ट किया जाता था। ये भी यहाँ पर आरबीएससी में लिखी हुई एक लाइन है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। उसके बाद बात करें तो फिर आती है बागौर सभ्यता, ठीक है। देखिए बागौर सभ्यता के बारे में बात करें तो ये हमारी भीलवाड़ा और जो कोठारी नदी के आसपास है। बी.एन. मिश्र के उत्खनन 1967 में, और साथ में लैसिग जी ने तो इसकी उत्खनन करता थे। तांबों की सुई यहाँ से मिली है और एक टीले के रूप में ये विकसित हुई थी। पशुपालन की प्राचीनतम, देखो बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखो पशुपालन की जो बागौर सभ्यता है भीलवाड़ा के अंदर, यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, और ये पेपर में आता है। तो पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? बागौर सभ्यता से मिलते हैं। पाषाण, मिट्टी और लोहे के अस्त्र मिलते हैं। आदिम संस्कृति का संग्रहालय मिलता है, ठीक है। और कृषि आखेट के अवशेष मिलते हैं। 14 प्रकार की कृषियों की जानकारी यहाँ से मिलती है। गले में पत्थर और हड्डियों का हार युक्त कंकाल यहाँ से मिलते हैं। सूक्ष्म पाषाण उपकरण यानी छोटे छोटे लघु पाषाण उपकरण है वो यहाँ से मिलते हैं। मकान और फर्श जो यहाँ पर बनाए गए हैं वो पत्थर के बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें सीधी हम बागौर सभ्यता के बारे में जानते हैं। अगर बात करें मल्हा, देखो ये मल्हा क्षेत्र है, भरतपुर के अंतर्गत है। यहाँ से तांबे की एक तलवार मिली है और हारपून मिला है, ठीक है। क्राडौत जो जयपुर के अंतर्गत है, जहाँ पर तांबे की जो 52 चूड़ियाँ हैं वो क्राडौत यहाँ से मिलती हैं, ठीक है। देखो हम सिर्फ और सिर्फ तांबे वाली पढ़ रहे हैं, अभी हम उसकी नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब बात करें हम कालीबंगा सभ्यता जो हनुमानगढ़ जिले में है, ठीक है। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत है। लेकिन ये सभ्यताएं हैं जो कालीबंगा वगैरह हैं, देखो अब कांस्य युगीन सभ्यता के रूप में इनको मानते हैं हम। तो अब कांस्य युग सभ्यताओं का युग आ गया, जिसमें हम कालीबंगा पढ़ेंगे, रंगमहल पढ़ेंगे, बड़ोबल पढ़ेंगे, डाबरी पढ़ेंगे, और बरौर, गंगानगर, काली मिट्टी के अवशेष मिलेंगे। देखो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें ये हमारा राजस्थान है, इस टाइप से है ना, तो ये हमारा राजस्थान है। तो राजस्थान देखो कालीबंगा, रंगमहल, बड़ोपल, डाबरी ये सब यही है, और गंगानगर भी यही है। तो ये पूरा एरिया जो हमारा कांस्य युग का है, ठीक है। तो इस टाइप से अभी जो हमने पढ़ा ताम्रकालीन, देखो हमने इस एरिया को पढ़ा था, तो ये एरिया पूरा हमारा किसका था? ताम्रकालीन का था, ठीक है। तो ध्यान रखना अगर पेपर में आ जाए तो इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है।
तो अब हम पढ़ेंगे कांस्य युगीन सभ्यताएं, जिसमें ये 5 सभ्यताएं पढ़ लेते हैं इनको। सबसे पढ़ते हैं कालीबंगा सभ्यता, जो हनुमानगढ़ जिले में है, सबको पता है। उसके बाद इसको खोज करने वाले 1952 में एक घोष थे, इन्होंने इसको पहचाना था। उसके बाद 1961-62 में इसका उत्खनन शुरू किया जाता है बीवी लाल और के थापर के द्वारा। साथ में फिर MD खरे भाई साहब आ जाते हैं, ठीक है। और इसको नगरीय सभ्यता के रूप में माना जाता है। 5 स्तरों के रूप में पाई जाती है कि 5 स्तरों में उजड़ी और बसी होगी ये। देखो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसको घग्गर नदी के आसपास का एरिया, जो सरस्वती नदी के रूप में जानते हैं हम उसको, उसके आसपास के एरिया के आसपास ये विकसित हुई थी। तीसरी राजधानी के रूप में इसको माना जाता है। जो दशरथ जी हैं इतिहासकार, उन्होंने इसको कहा है। ये 2 टीलों के रूप में मिलती है, जिसमें एक पूर्वी टीला होता है जिसे हम ऊंचे शासक वगैरह रहा करते थे, एक पश्चिमी टीला हुआ करता था जिसमें जनता जनार्दन रिहा करती थी, जो नीचे था, ठीक है। ऊंचे पे तो राजा ही रहेगा, नीचे साइड पे जनता रहेगी। यहाँ पर बात करें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। उन जुते हुए खेत में जो कृषि के साक्ष्य मिले हैं वो कौन कौन से मिले हैं? वो मिले हैं गेहूं, जौ, ठीक है। बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। गेहूं और जौ के यहाँ पर साक्ष्य मिलते हैं। बात करें इस यहाँ पर प्राचीन भूकंप साक्ष्य मिलते हैं, अग्निवेदिका यहाँ मिली है, लेकिन मंदिर मस्जिद नहीं मिले हैं। भाई ये चीज़ याद रखना, यहाँ पर जो अग्निवेदी मिले हैं यानी हवन कुंड तो मिले हैं, लेकिन मंदिर मस्जिद यहाँ पर कुछ मिला नहीं है। पक्की और कच्ची दोनों तरीके से ईंटें मिली हैं। चूल्हे तंदूर के समान मिले हैं। तंदूर जो होते थे, यानी बड़ा तंदूर होता है, एक चूल्हा होता है, एक छोटा चूल्हा होता है, एक बड़ा चूल्हा होता है, तंदूर के रूप में यहाँ पर मिलते हैं। सड़कें जो है यहाँ पर समकोण पर काटती थी, ठीक है। और एक बच्चे में कंकाल में जो छेद है सिर में, उसमें 6 छेद मिले हुए हैं। जो कंकाल है बच्चे का, उसके अंदर, इस खोपड़ी के अंदर 6 छेद मिले हैं। यहाँ से लैपिस लाजुली के भी साक्ष्य मिलते हैं। तो ये हमारी जो काले बंगी सभ्यता थी, तो उसके बारे में जानकारी है। आगे बात करें रंग महल। देखिए रंग महल भी हनुमानगढ़ के अंतर्गत है, वही सरस्वती नदी के आसपास थे। तो इसमें डॉक्टर श्रीमती हन्ना रेड जी ने इसका उत्खनन किया था, जो स्वीडन से थे, है ना, स्वीडन से थी हन्ना रेड, श्रीमती हन्ना रेड। 1952-54 में इसका उत्खनन कार्य शुरू होता है। 3 स्तर यानी 3 बार उजड़ी और 3 बार बसी थी। सिंधु के अवशेष मिले हैं, यहाँ से चावल के अवशेष मिले हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। कनिष्क कालीन मुद्राएं मिली हैं, जिसमें श्री कृष्ण की मूर्ति मिली है। पंचमार्क के, देखो यही पेपर में आते हैं जो RBSC में दिए गए, ये इंपॉर्टेंट है, फिर बता रहा हूँ। पंचमार्क सिक्के आता ही आता है रंग महल से। ऐसे ही अवशेष डाबरी और बरौर का अभी जो आगे पढ़ेंगे ना, वहाँ से भी मिलते हैं, ठीक है। सेम मिट्टी के पहिएदार गाड़ी भी यहाँ से मिलती है। बरौड़, अब ये बरौर कहाँ है? उसकी गंगानगर, हनुमानगढ़ के जस्ट साइड वाला जिला हमारा गंगानगर, तो वहाँ वही सरस्वती नदी बहती है। तो यहाँ भी संदव कालीन, ये सब सिंधु सभ्यता से मैच करते थे, ठीक है। 2006 के में सेलखड़ी के 8000 मन के यहाँ पर अभी मिले हाल ही में, और लार्ज वर्द मनी के मन के भी हमारे बरौर से मिले हैं। तो ये चीज़ें थी हमारी, जो ये सभ्यताएं जो थी, ये हमारी कांस्य युगीन सभ्यता थी, बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो हम इनको थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। अब बात करें हम लोह युगीन सभ्यताओं की। देखो लोह युगीन सभ्यता हम बता रहे थे, नोह भरतपुर के अंतर्गत, जोधपुर जयपुर के अंतर्गत, नगरी चित्तौड़ के अंतर्गत, ईशवाल उदयपुर के अंतर्गत, बैराट जयपुर के अंतर्गत, सुनारी झुंझुनू के अंतर्गत, और रैंड टोंक के अंतर्गत, ठीक है। तो ये हमारी लोह युगीन सभ्यताएं हैं, तो इनके बारे में भी थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। देखिए बात करें नोह भरतपुर के अंतर्गत है, जो 1963 और 64 में इसकी खोज की जाती है, और खोज करने वाले होते हैं RC अग्रवाल जी और डॉक्टर डेविडसन, ठीक है। 5 स्तर में मिलती है। कृषि के उपकरण यहाँ से मिलते हैं, यानी 5 सांस्कृतिक अवशेष मिलते हैं यहाँ से। चित्र, सलेटी, रंग, मृदबाण, इम्पोर्टेंट जो हर पेपर में पूछा जाता है। यक्ष की मूर्ति यहाँ से मिली है। मौर्यकालीन जो ये मूर्ति है वो यक्ष की मूर्ति है, चूने से बनी हुई थी, तो वो यहाँ से मिलती है हमें। उसके बाद रूपारेल नदी के आसपास ये बसी हुई थी, ठीक है। कपीश वर्णी मृदबाण यहाँ से मिले हैं, जो इससे पहले गणेश्वर सभ्यता में भी मिले थे, ठीक है। महाभारत काल के अवशेष यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। बात करें कुषाण नरेश एक यहाँ हुआ करते थे, दुविष्क या वासुदेव एक शासक हुआ करते थे कुषाणों के, उनके सिक्के भी यहाँ से प्राप्त हमें होते हैं। देखो बात करें चित्तौड़ नगरी चित्तौड़गढ़ की। देखो इसकी उत्खनन कार्य 1872 में कार्लाइल के नेतृत्व में होता है।
फिर डॉक्टर भंडेरकर जी आते हैं 1919-1920 में, फिर के.वी. राजन जी आते हैं। इसमें सिवि जनपद के सिक्के मिले हैं। किसके मिले? सिवि जनपद के सिक्के मिले हैं, ये इम्पोर्टेंट है। और आहत सिक्के, है ना, तो ये बड़े इम्पोर्टेंट है कि सिवि जनपद और आहत और गुप्तकालीन, देखो ये पेपर में आते हैं, गुप्तकालीन सिक्के बड़े इम्पोर्टेंट है। मध्यमिका यानी पाणिनि के अष्टधाई में ये मध्यमिका के रूप में इसका नाम वर्णित है। ठीक है, तो चंद्राकार चक्राकार यहाँ पर जो कुएं मिले हैं वो भी ठीक है। ठीक है, आगे बात करें सुनारी झुंझुनू के अंतर्गत। देखो थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है, थोड़ी सी आपको यहाँ डिस्टर्ब वगैरह हो सकता है। एक से देखो, जो सुनारी झुंझुनू है वो कांतली नदी के आसपास का एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपको मैं बताऊँ, सबसे पहले ये वैदिक आर्यों ने बस्ती बसाई थी, तो इम्पोर्टेंट है। तो ये कुषाण कालीन यहाँ से मातृ देवी की मृण मूर्तियाँ मिलती हैं। लोहे की प्राचीन भट्टियाँ भी सुनारी से मिलती हैं। एक लोहे का प्याला मिला हुआ है, आरबीसी में लिखा हुआ है, पहले पता, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। और घोड़ों से रथों को खींचना, इस टाइप के यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। और खाने के रूप में जो चावल है, उस चावल का प्रयोग ये लोग किया करते थे। ठीक है, अब है रैंड, टोंक के अंतर्गत है रैंड। देखिए 1938 में केनपुरी ने इसकी खोज की। ये ढील नदी के आसपास ही इसको टाटा नगर के रूप में इसको माना जाता है। ठीक है, मालव जो वंश था उसके मालव जनपद के सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि किस जनपद से कौन से सिक्के मिले हैं, या कौन सा स्थल किस जनपद से जुड़ा हुआ है, या किस वंश से जुड़ा हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। याद रखोगे ना तो बहुत अच्छा है। अगर याद ही नहीं रहोगे तो याद करना मेन है। देखो पढ़ने को सब मिल रहा है, ये चीज़ें मैंने यहाँ पे एक जगह डाल दी हैं, लेकिन इनको याद रखना आपका काम है, लर्न करना आपका काम है। याद नहीं रहता, बार बार वीडियोस देख सकते हैं 1-2 बार, फिर उसके बाद के बुक्स में पढ़ सकते हैं किताब में से। ठीक है, और नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, देखो एशिया का सबसे बड़ा सिक्के का भंडार रैंड टॉक से मिलता है, और स्वास्तिक अलंकार के रूप में भी यहाँ से मिलते हैं। यक्षिणी की मूर्ति भी यहाँ से मिलती है जो शुंग काल की है। ठीक है, रिग बैल के कुएं मिलते हैं, लगभग 115 कुएं के आसपास। अनाज के दाने मिलते हैं यहाँ से। ठीक है, द्विमंजिल यानी 2 मंजिला इमारतें के रूप में मिलते हैं। और अपोलो यूनान का एक सिक्का है। ठीक है, तो वहाँ उस टाइप का भी यहाँ से साक्ष्य मिला हुआ है। आगे बात करें बैराट जयपुर से। एक सेकेंड इधर उधर हो रहा थोड़ा सा। हाँ, हीरा बैराट जयपुर। देखो ये बैराट का जो चित्र है शाहपुरा के आसपास, दयाराम साहनी ने 1937 में, उसके साथ फिर नीलरतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित थी, उन्होंने बाद में इसका उत्खनन किया था। मत्स्य जनपद का ये क्षेत्र रहा है। पाषाण काल के यहाँ से सिक्के मिले हैं। बौद्ध धर्म का केंद्र रहा था, क्योंकि सिंधु घाटी के आसपास ये समकालीन था बौद्ध केंद्र। यहाँ पर बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी और महादेव डूंगरी इस एरिया की प्रमुख स्थल हैं। कपड़ों में बंधी हुई मुद्राएं मिली हैं, तो इससे पहले मैंने बताया था बालाथल और बैराट में मिलती हैं। महाभारत काल के अवशेष मिले हैं यहाँ पर। ठीक है, बौद्ध स्तूप, मठ, मंदिर, ये सब इनका प्रयोग किया जाता, मतलब मिला, ईंटों का प्रयोग किया जाता था इसमें। गोल मंदिर मिला वहाँ पर। ठीक है, इस गोल मंदिर को मिहिरकुल ने ध्वंस किया था। ठीक है, अशोक स्तंभ यहाँ से मिला हुआ है। हीनयान के संप्रदाय मिले हुए हैं, मिहिरकुल ने ध्वंस किया था। भाभू अब्रेलेख जो यहाँ से मिला हुआ, कैप्टन बन ने बीजक डूंगरी पर खोजा था। और बात करें तो चीनी यात्री हेनसांग ने भी बैराट का उल्लेख किया था। ठीक है, तो ये है। उसके बाद बात करें नगर टोंक। देखिए नगर एक सभ्यता है जो टोंक में, जहाँ पर 6000 मालव सिक्के मिले हैं। लाल मृदबांड अनाज भरने के मटके मिले यहाँ पे, और लोह उपकरण थे। इम्पोर्टेंट ये है कि गुप्तकालीन महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा यहाँ से मिली है, ये इम्पोर्टेंट है। एक लिंगी शिव, गणेश, दुर्गा, इन सब की मूर्तियाँ भी यहाँ से मिली हुई हैं। ये तिलवाड़ा बाड़मेर के अंतर्गत है, लूनी नदी के आसपास का एरिया है। 5 स्तर के रूप में इस नदी के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अग्निकुंड यहाँ मिले हुए हैं। सिलवट्टा यहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो देखो ये सभ्यताएं हैं। अब इनका मैंने क्रक्स बना दिया है कि कौन सी सभ्यता कहाँ मिली हुई है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ पार्ट 1 में
कि जैसे पश्चिमता सभ्यता है तो ये राजसमंद के अंतर्गत, चंद्रावती सिरोही के अंतर्गत, सोनारी सभ्यता झुंझुनू के अंतर्गत, ओजियाना भीलवाड़ा के अंतर्गत, सौंधी बीकानेर के अंतर्गत, कोल माहौली सवाई माधोपुर के अंतर्गत, नलिया सांवर जयपुर के अंतर्गत, जूनाखेड़ा पाली में, भीनमाल जालौर में, नगर टोंक के अंतर्गत। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट, पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, है ना। मैच द फॉलोइंग में मिलवा लेंगे, पूछ लेंगे कौन सा है कौन सा नहीं है, कौन सा इस काल का है कौन सा इस काल का है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और पूछे भी जाते हैं और आपको स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं। फिर कुछ सिक्के मिले थे, मैंने बताया था, उन सिक्कों के देखो सभ्यताएं, जैसे सिबी जनपद और गुप्तकालीन सिक्के नगरी में मिले हुए हैं, शुंग और कुषाण शासक के जोधपुरा में मिले हुए हैं, माला मुद्राएं रैंड के अंतर्गत मिली हुई हैं, कुषाण कालीन सिक्का ईसवाल के अंतर्गत मिले हुए हैं। ठीक है, कुछ एरिया देखो और देखो, मानपुरा कोटा के अंदर, गरदड़ा बूंदी के अंदर, टोड़ा थोरी बीकानेर में, शानू जैसलमेर में, रेलावन बारा, झाड़ौल उदयपुर, शावणिया पूगल जो बीकानेर में। ठीक है, पिंड पडेलिया जो चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत। देखो फिर मैंने एक सेकेंड सॉरी, इनके उत्खनन कर्ता को लेके भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन ने किसका उत्खनन कर्ता किया है ना। एक जगह हमको ये चाहिए, कालीबंगा के बीवीलाल थापर, खरे और अमलानंद घोष। ठीक है, और बैराठ में, जैसे बैराठ को किसने उत्खनन किया, दयाराम शाहनी, नील रतन बनर्जी, कैलाश दीक्षित, बालाथल को वीएन मिश्र, डॉक्टर सिंधे को मोहंती और कोठारी। ठीक है, आहड़ को अक्षय कीर्ति व्यास, एच.डी. सांखलिया, बागौर को वीएन मिश्र। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, पेपर में आएंगे। रंगमहल को श्रीमती हर्नाडेड स्वीडन से थी, नगरी को आर.जी. भंडारकर, रैंड को के.एन. पुरी, लछुरा को बी.आर. मीणा, चंद्रावती को जेम्स टॉड जो जीवन खरकवाल, ये भी इम्पोर्टेंट है, सिरोही के अंतर्गत ही है। ठीक है, उसके बाद बात करें आर के अग्रवाल ने कौन कौन सा उत्खनन किया था, भीनमाल का, गणेश्वर का, नौ सभ्यता का, जोधपुर का। सबसे ज़्यादा आर के अग्रवाल जी ने किए थे, है ना, भीनमाल, गणेश्वर, नौ सभ्यता और जोधपुरा। ठीक है, चलो अब इन सभ्यताओं का कुछ मैंने टाइम पीरियड लिख दिया, जैसे जोधपुर में 1972 में, बालाथल के 1993 में, बरोड़ की 2003 में उत्खनन हुआ, नगरी का 1872, फिर 1919 में, बैराठ का 1937, 1962-63 में, रैंड का 1938 के अंतर्गत, कालीबंगा 1952 में और 61-62 में बाद में, रंगमहल 1952-54 में, भीनमाल 1953-54 में, आहड़ 1953-56 और 61 और 62 3 बार इसका उत्खनन हुआ, गिलूड़ का 1957, 58 और 2003 में अभी हाल ही में हुआ था, नोह का 1963-64 के अंतर्गत, तिलवाड़ा का 1966 और 1967 के अंतर्गत, और बागौर का 1967। देखो ये आ जाए, देखो आपके छोटे एग्जाम में तो किसी में आएंगे, आरएस में मेरे को लग रहा है कभी कोई क्वेश्चन डाल दिया जाए तो इस तरीके का। ठीक है, उसके बाद बात करें, फिर ये लोहिजिन सभ्यता के बाद हम राजस्थान और जनपद के बारे में बात करेंगे, महाजनपद, जनपद, बौद्ध धर्म, जैन धर्म से लिंकेज किस तरीके से था, तो वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखो ये बौद्धकालीन गुफाएं हमारे राजस्थान के अंतर्गत मिलती हैं, जैसे कौलवी विनायका, है ना, हथियागौड़ बैराठ जयपुर के अंतर्गत, और कौलवी विनायका हथियागौड़ झालावाड़ में थी। तो इस तरीके से बौद्ध से संबंधित थे। और बात करें जनपदों की जानकारी, बौद्ध साहित्य के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। तो इस टाइप से हमें ये पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है अंगुत्तर निकाय में, बौद्ध साहित्य में, या बौद्ध की जानकारी, जनपदों की जानकारी किस में मिली। उसके बाद करें राजस्थान के, देखो जनपद, और राजस्थान में देखो कितने जनपद थे। योध्या जनपद सबसे ऊपर था, गंगानगर हनुमानगढ़ वाला एरिया था। मत्स्य जनपद जिसमें अलवर, भरतपुर, करौली, दौसा था। शाल जनपद, शाल यानी अलवर वाला क्षेत्र था। और इसी भरतपुर के आसपास, भरतपुर और अलवर में एक और जनपद था जिसका नाम था अर्जुनायन। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस एरिया को लेकर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और मालव जनपद जो हमारे टोंक और जयपुर के आसपास का एरिया था। राजन्य जनपद जो भरतपुर का था। सिबी जनपद जो चित्तौड़गढ़ और उदयपुर का कुछ एरिया इसमें शामिल था, सिबी जनपद। तो ये सारे जनपद हमारे राजस्थान से जुड़े हुए चीजें हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। फिर जनपद और जिले, देखो मैंने वैसे राजन्य भरतपुर से, साल अलवर से, अर्जुनायन अलवर भरतपुर से, मालव टोंक जयपुर से, योध्या हनुमानगढ़ गंगानगर से, सिबी चित्तौड़गढ़ से। ठीक है, बौद्ध योध्या जनपद, अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा वैसे बढ़ा दिया है। देखो योध्या जनपद क्या हुआ करता था,
गुप्त साम्राज्य के शीदाधीन था। ये एक गणतंत्र कबीला था। उत्तरी राजस्थान के अंतर्गत, देखो मैंने बताया ये मैप में आपको दिख रहा होगा कि मैप में इस एरिया में हनुमानगढ़ और गंगानगर क्षेत्रीय में था। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख जो होता है उससे इसकी हमें जानकारी मिलती है। कहाँ से? जूनागढ़ के रुद्रप्रयाग से जो मिलता है जूनागढ़ अभिलेख, उससे जानकारी मिलती है। ठीक है, और बात करें, कुषाण शक्ति ने इसको नष्ट किया था। ठीक है, उसके बाद साल जनपद है अलवर के अंतर्गत, अर्जुनायन भरतपुर अलवर में हो ही गया था। सिबी जनपद देखिए चित्तौड़गढ़ के आसपास का क्षेत्र था, इसमें कुछ एरिया उदयपुर का भी था, नगरी राजधानी इसकी थी। ठीक है, पंजाब से आए लोग यहाँ रहते थे। राजन्य के बारे में हम पता लग गया, मत्स्य के बारे में पता लग गया। देखिए मत्स्य जयपुर के आसपास का क्षेत्र था। ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में कि ऋग्वेद में किस किस जनपद का या किस किस क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। तो उसमें हम पढ़े वनु, धनु, मत्स्य, तो वो ये ऋग्वेद में उल्लेख। विराटनगर इसकी राजधानी हुआ करती थी, और इसकी जानकारी हमें शतपथ ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण में भी मिलती है। ठीक है, महाभारत के समय इसके राजा विराट हुआ करते थे। ठीक, और विराट की पुत्री उत्तरा के विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से हुआ था, तो ये भी इसमें वर्णन है। देखो मालव, थोड़ा देखो ये बड़ा बन रहा है वीडियो तो नहीं, लेकिन इसको हम समाप्त कर देते हैं, तो एक में रहेगा तो हम पढ़ने में आसानी रहती है। ठीक है, तो 2-3 मिनट की बात है, कोई बात नहीं। मालव टॉप फ्रेंड और नगर का एरिया था। टाटा नगर इसको कहा करते थे, करकोटा नगर इसको कहते थे। राजा सोम का उल्लेख मिलता है। और इसमें देखिए नगरी चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत महाभारत और महाभाष्य काल के बारे में जानकारी मिलती है, और गार्गी संहिता के बारे में जानकारी मिलती है। गार्गी संहिता में केशुरापायटन जो जम्बकरण क्षेत्र था। ठीक है, आश्रम पट्टन इसको कहते हैं। महाजनपदों की बात करें तो राजस्थान के अंतर्गत कुरु महाजनपद जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी। कुरु महाजनपद में अलवर भरतपुर क्षेत्र हुआ करता था। शूरसेन महाजनपद जिसकी राजधानी मथुरा हुआ करती थी। धौलपुर और करौली वाला क्षेत्र हुआ करता था। अवंती महाजनपद जिसकी राजधानी उज्जैन हुआ करती थी, जिसमें कोटा, बारावाड़ और झालावाड़ का एरिया हुआ करता था। मत्स्य महाजनपद में हुए अलवर, भरतपुर, करौली, दौसा। ठीक है, आर्य भी हमारे राजस्थान में आए थे। आर्य और राजस्थान का देखो महाभारत के समय आर्य आते हैं। जांगल जो ऊपर वाला क्षेत्र है, जोधपुर वाला क्षेत्र है। कृष्ण बलराम यहाँ से गुजरे थे। सरस्वती नदी की तुलना हमें घग्गर नदी से मिलती है, और यहाँ पर अनूपगढ़ तरकाण वाला क्षेत्र चक 64 में जानकारी मिलती है। मौर्य और राजस्थान का भी थोड़ा सा वो है, देखिए भाबरू अभिलेख बैराट जयपुर में, यहाँ पर हमें मिलती है मौर्य की जानकारी। चित्तौड़गढ़ के 2 मौर्य राजा चित्रांग के बारे में जानकारी मिलती है। एक कर्ण सभा का मंदिर है कोटा के अंतर्गत, वहाँ से मौर्य राजा धरवाल के बारे में जानकारी मिलती है। और मान मौर्य अभिलेख के अंतर्गत मानसरोवर झील और मौर्य राजा मान की जानकारी हमें मिलती है। सफाल दक्ष का क्षेत्र जिसे अजमेर और नागौर का मध्य भाग मानते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये सभ्यताओं की जो जानकारी है वो समाप्त होती है। आगे हम पढ़ेंगे राजपूतों की उत्पत्ति कैसे होती है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, ओके, बाय।